हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, अपना एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चल रहा था और सब्जेक्ट चल रहा था अपना इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप। ठीक है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो भी एएन जेईएन के क्वेश्चन है सारे किए जाएंगे। इसके अलावा ईएससी में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको भी किया जाएगा। इसके अलावा बहुत आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि अलग अलग जगह से लिए गए हैं और कुछ फॉर्म किए गए हैं, वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, सॉइल का जो मॉइस्चर होता है दैट मीन सॉइल में जो वाटर कंटेंट होता है और प्लांट, जो मेरा प्लांट है जो उस वाटर को यूज करता है, तो उनके बीच में कुछ आपके रिलेशंस होते हैं। ठीक है। आपने पढ़े होंगे। तो इनके बारे में अपन क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, और पहला क्वेश्चन आपको शकल से ही दिख रहा होगा। कितनी बार पूछा जा चुका है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छह बार पूछा जा चुका है, अलग अलग। आपको बोला जाए तो लैंग्वेज में एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लिया। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन है अपना। यूजफुल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ इज। सेकंड अगर क्वेश्चन पढ़ूं मैं, तो वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। या अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए, द वाटर विच कैन बी यूटिलाइज बाय द क्रॉप फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड एज। तो कहीं ना कहीं आपसे एक चीज पूछी गई है कि जो मेरे पास सॉइल में वाटर होता है, जो मेरे पास सॉइल में वाटर होता है, उसमें से किस टाइप के वाटर को जो मेरा प्लांट है वो यूटिलाइज कर पाता है। वो क्या कर पाता है? यूटिलाइज कर पाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेरे पास कैपिलरी वाटर, या कैपिलरी वाटर से पहले आप समझिए ऑप्शन नंबर सी दैट इज ग्रेविटी वाटर को। ठीक है। ग्रेविटी वाटर सॉइल वाटर का वो पार्ट होता है जो कि ज़्यादा समय तक सॉइल में प्रेजेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि अंडर ग्रेविटी नीचे फ्लो कर जाता है। ठीक है ना। और मुझे मतलब किससे है? मुझे मतलब है ओनली रूट जोन से, क्योंकि मेरे प्लांट की जो रूट्स हैं वो ओनली रूट जोन में अवेलेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे रूट जोन में जो मेरे पास ग्रेविटी वाटर फिल हुआ, वो क्या करेगा? परकोलेशन के थ्रू नीचे चला जाएगा। ठीक है। रूट जोन में बचेगा नहीं। ठीक है। तो ये वाटर जो है मेरे किसी काम का नहीं रहा। ग्रेविटी वाटर मेरा किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये रूट जोन में रुक ही नहीं पाता। नेक्स्ट है मेरे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर का आप सभी को पता होगा कि जो मेरा सॉइल का एक पार्टिकल है, उसके ऊपर वाटर की एक लेयर होती है पतली सी। ठीक है। और वो जो लेयर होती है वो केमिकल फोर्सेस की वजह से इस पे बंधी हुई होती है। ठीक है ना। और अगर इस वाटर को मुझे सॉइल के पार्टिकल से अलग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ओवन ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तभी ये वाटर की लेयर यहाँ से ब्रेक हो सकती है। ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हो कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की लेयर है, जिसे हमें अलग करने के लिए हीट देनी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, तो प्लांट तो इसे यूज़ करने से रहा। ठीक है। क्योंकि प्लांट के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं होती कि वो इस पार्टिकल को या इस वाटर को ब्रेक कर सके। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर मेरा ये भी प्लांट यूज नहीं कर सकता। ठीक है ना। थर्ड होता है मेरे पास कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो होता है दैट इज बाउंड इन द सॉइल पोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। सरफेस टेंशन आप जानते होंगे। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? मेरे पास कैपिलरिटी होता है, और उस कैपिलरिटी की वजह से मेरे पास जो सॉइल के छोटे स्मॉल साइज पोर्स होते हैं, ठीक है, उन स्मॉल साइज पोर्स में क्या होता है? आपके पास कैपिलरी वाटर भरा हुआ होता है, जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसको दूसरे फोर्सेज ने बाउंड कर रखा है। ठीक है। ग्रेविटी क्या चाहता है कि मेरा ये जो वाटर है सॉइल में ये नीचे चले जाए। ठीक है। अगर ग्रेविटी से बढ़ के कोई फोर्स इसको रोक रहा होगा वाटर को, तो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो यही होता है यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से और कुछ और केमिकल फोर्सेस की वजह से जो वाटर होता है वो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं सॉइल के, उनमें बाउंड रहता है, बंधा रहता है, नीचे नहीं जाता। ठीक है। तो ये जो वाटर होता है इसे मेरा प्लांट क्या कर पाता है? यूज कर पाता है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिलरी जो वाटर होता है उसी को मेरा प्लांट क्या कर पाएगा? यूज कर पाएगा अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या हो गया आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 बार पूछ लिया, 7वीं बार भी पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, वाटर भी समझ में आ गएंगे अलग अलग टाइप के क्या क्या होते हैं, मैंने आपको हल्का सा एक बार बताया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है आपसे। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमूव मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर इज कॉल्ड। तो देखिए, ये मेरी सॉइल है पर्टिकुलर, ये मैंने क्या माना? ये मेरी सॉइल है। ठीक है। अब सॉइल में मैंने वाटर अप्लाइड किया, जब सॉइल में वाटर अप्लाइड किया जाएगा तो इसके सारे की सारे जो पोर्स हैं, इसके सारे के सारे जो पोर्स हैं, इसमें अपने लार्ज साइज पोर्स और स्मॉल साइज पोर्स दोनों को काउंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो सारे के सारे पोर्स में क्या होगा? आपका वाटर फिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, अभी आपको मैंने बताया था कि जो ग्रेविटी वाटर है, या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि जो मेरे पास लार्ज पोर्स हैं उनमें जो वाटर अवेलेबल है वो क्या करेगा? ग्रेविटी की वजह से नीचे चल जाएगा। ठीक है। या नीचे चला जाएगा परकोलेशन की वजह से। ठीक है। अब एक टाइम मेरे पास ऐसा आएगा कि मेरे पास जितना भी ग्रेविटी वाटर था सॉइल में,
वो सारा की सारा क्या है, मेरा नीचे जा चुका है, ठीक है ना। और बचा कौन सा है, ओनली मेरे पास ओनली कैपिलरी वाटर या कैपिलरी पोर्स में जो वाटर भरा हुआ है वो बचा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जबकि आपका सारा की सारा ग्रेविटी वाटर या सारा की सारा वाटर ग्रेविटी जा चुका हो, जितना भी जाना है, तो उस कंडीशन में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है सॉइल का, उसे क्या बोला जाता है, तो आप सभी को पता होगा, उसे बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। क्लियर है ये बात। और इसके अलावा देखो सेचुरेशन कैपेसिटी भी दी हुई है आपको। सेचुरेशन कैपेसिटी वो स्टेज होती है जब सॉइल के सारे पोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटी पोर्स और कैपिलरी पोर्स दोनों, वो आपके वाटर से फिल हो। क्लियर है ना। मतलब मैंने वाटर अप्लाइड किया, तो वाटर अप्लाइड करते टाइम क्या होगा, आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे पोर्स में वाटर फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, या इस कंडीशन में जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन कैपेसिटी। क्लियर है ना। और जब आपका पूरा की पूरा ग्रेविटी वाटर ड्रेन आउट हो चुका होगा, उस कंडीशन में आपके पास मॉइस्चर कंटेंट क्या कहलाएगा, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, द फ्री ड्रेनेज रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द ग्रेविटी वाटर, तो इस कंडीशन में आपके पास मॉइस्चर कंटेंट क्या कहलाएगा, फील्ड कैपेसिटी कहलाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द स्टेज ऑफ सॉइल व्हेन प्लांट आर फेल टू एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट इज। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि मेरे पास जो सॉइल है उसमें ऐसी स्टेज जब प्लांट जो है आपका, वो अपनी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, मतलब पानी नहीं निकाल पाता सॉइल से, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है भाई साहब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर है। देखिए यहाँ पे और ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो और देखा जाता, क्योंकि अगर आपके पास ओएमसी होता तो भी हम और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी आपके पास ओनली परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे होता क्या है आपका, कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के टाइम पे जितना भी आपका कैपिलरी वाटर है, वो क्या हो जाता है आपका, यूज कर लिया जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कौन सा बचता है, ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर बचता है, जो कि प्लांट यूज नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आ गई बात आपको। मैं आपको एक बार हल्का सा इधर बताता हूँ, देखो ये मेरे पास क्या है, एक तरीके से मैंने वाटर कंटेंट ले लिया फुल। जब आपके सारे के सारे पोर्स भरे हुए हैं, इसको समझ लेना आसानी से, क्योंकि ये आपके काम आएगा आगे, ठीक है। जब आपके सारे के सारे पोर्स में वाटर भरा हुआ हो, उस टाइम पे क्या होगा आपके पास, मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज कॉल्ड सेचुरेशन कैपेसिटी। क्लियर है। जब आपका जो ग्रेविटी वाटर है वो ड्रेन आउट हो चुका होगा, उस टाइम पे जो आपका मॉइस्चर कंटेंट रहेगा उसे बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है ना। फील्ड कैपेसिटी के बाद आपका क्या हुआ, कि ओनली कैपिलरी वाटर बचा है, क्योंकि ग्रेविटी वाटर तो आपका गया, ठीक है। अब आपका प्लांट धीरे धीरे वाटर यूज करना स्टार्ट करेगा, कैपिलरी वाटर आपका धीरे धीरे खत्म होना चालू होगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका कैपिलरी वाटर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, दैट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद आपके पास ओनली ऐसा वाटर बचता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक टाइप का है और जिसे प्लांट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। एक बात और इंपॉर्टेंट जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, देखिए फील्ड कैपेसिटी पे आपके पास कैपिलरी वाटर था 100%, ठीक है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आपके पास कैपिलरी वाटर बचा 0%, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में तो यहाँ पे आने के बाद वाटर क्या होना चाहिए था, प्लांट द्वारा यूज नहीं किया जाना चाहिए, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक प्लांट जो है मेरा वो कैपिलरी वाटर को यूज कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास कैपिलरी वाटर है, ऐसा माना आपने कि फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक आपके पास 100% क्या है, कैपिलरी वाटर है। अब इस 100% में से लगभग 75 से लेके 80% कैपिलरी वाटर तो प्लांट आसानी से यूज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 20 से 25% वाटर बचता है, ठीक है, कौन सा, कैपिलरी वाला, उसको प्लांट आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो सॉइल टेंशन होती है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होती है, आगे आ जाएगा क्वेश्चन में, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद प्लांट पानी को आसानी से यूटिलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। और इस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर है ना। ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर पॉइंट कंटेंट के बीच के जो मेरे पास वाटर है उसे बोला जाता है रेडली अवेलेबल वाटर, ठीक है। क्लियर है। ये आपको सारी की सारी चीजें काम में आएंगी आगे क्वेश्चन करने में, इसलिए मैंने एक बार इनको सबको बता दिया, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन अपना हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन क्या था, कि जब मेरा प्लांट सफिशिएंट वाटर एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो जाए तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका,
ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड। अरे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, अवेलेबल मॉइस्चर इन द डिफरेंस इन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड। अब देखिए अवेलेबल मॉइस्चर होता है आपका फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है किस किस का डिफरेंस होता है, तो फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपके पास बी। क्लियर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन। तो फील्ड कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी, क्या होता है कि आपके पास ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम जब सारा के सारा ग्रेविटी वाटर आपका ड्रेन आउट हो चुका है और आपका वाटर किस में बचा है, ओनली कैपिलरी पोर्स में बचा है, ठीक है। अब इन पोर्स में ही वाटर भरा हुआ है ना, मतलब मेरे पास जो स्मॉल साइज पोर्स होते हैं, मेरे पास क्या, जो स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं, ठीक है ना। इन स्मॉल साइज के पोर्स में जो वाटर भरा होता है उन्हें कैपिलरी वाटर बोला जाता है, या इन स्मॉल साइज के पोर्स को दूसरी टर्म में क्या बोला जाता है, कैपिलरी पोर्स बोला जाता है। क्लियर है ना। तो जितना आपके पास कैपिलरी पोर्स ज्यादा होंगे, या अगर मैं सिंपल बोलूं जितने आपके पास पोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके पास, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी होगी, ठीक है। या अगर आप दूसरी टर्म में समझना चाहें तो आपके पास सॉइल में जितने ज्यादा पोर्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसमें वाटर आपका क्या रहेगा, हेल्ड रहेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा वाटर मेरे पास रुकेगा सॉइल में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी मेरे पास, फील्ड कैपेसिटी होगी। अब आप एक बात समझते हैं कि अगर सॉइल में पोर्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स उसकी पोरोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि पोरोसिटी क्या होती है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगी तो पोरोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगी तो फील्ड कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा वाटर रुकेगा, ठीक है ना। तो जो मेरी फील्ड कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड हो गई, पोरोसिटी पे डिपेंड हो गई, ठीक है ना। दूसरी बात होती है मेरे पास कैपिलरी टेंशन, ठीक है। कैपिलरी टेंशन पे भी फील्ड कैपेसिटी आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है। कैपिलरी टेंशन क्या होती है, आगे एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे भी डिपेंड है, बी ऑप्शन पे भी डिपेंड है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्लियर। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ सॉइल इज इक्वल टू। तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, आपके पास डिफरेंस होता है किस किस के बीच का, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्लियर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉग। तो वाटर लॉगिंग का मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जब वाटर रिक्वायरमेंट अपनी स्टार्ट हुई थी तब आपको ड्रॉबैक बताए थे इरिगेशन के, और उसमें वाटर लॉगिंग आया था, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। तो वाटर लॉगिंग में क्या होता है, आपके जो प्लांट है, ठीक है, उनकी रूट जोन में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे कि मेरे पास एयर का फ्री सर्कुलेशन रुक जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलना बंद हो जाते हैं, और मेरा प्लांट जो होता है वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर। अब देखिए आपका वाटर लॉगिंग किस केस में होगा, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ते हैं चारों को, समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, व्हेन द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच। तो देखिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो मेरे पास वो केस होता है जब मेरे कैपिलरी पोर्स में जितना भी वाटर है वो सारा की सारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तो आपके पास सॉइल में वाटर की कमी को बता रहा है, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया नॉर्मली, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, व्हेन ग्रेविटी ड्रेनेज हैज सीज। व्हेन ग्रेविटी ड्रेनेज हैज सीज। अब ग्रेविटी ड्रेनेज समझ रहे हो, इसका मतलब आपके पास जो सॉइल है उसमें से क्या है, ऑब्वियस सी बात है वाटर नीचे फ्लो करता है, ठीक है। और अगर ग्रेविटी की वजह से है तो इस ड्रेनेज को क्या बोला जाएगा, ग्रेविटी ड्रेनेज बोला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपके पास सॉइल में ग्रेविटी ड्रेनेज सीज हो जाता है तो उस केस में तो आपके पास जो वाटर है वहीं रुक जाएगा, मतलब उसका इधर उधर आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में तो आपके पास क्या होगा, वाटर भरा रह जाएगा, तो ये तो केस अपने पास यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो आप बात कर सकते हो कोई एक क्या बोलते हैं, ऐसी एक कोई मेंबर अपन प्रोवाइड करवा दें जिसकी जिसमें से पानी इधर उधर नहीं जा सके, तो उस केस में होगा अपने पास ऐसा, तो ठीक है ना, ग्रेविटी ड्रेनेज बंद नहीं होता। क्लियर है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, इफ द कैपिलरी फ्रिंज रीच द रूट जोन ऑफ प्लांट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, कैपिलरी फ्रिंज समझते हो आप, ठीक है। कैपिलरिटी समझते हो, मतलब जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं मेरे, बहुत छोटे डायमीटर का अगर मैं पाइप लूं तो उसमें वाटर क्या कर जाता है, अपवर्ड मूवमेंट कर जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, कैपिलरिटी बोला जाता है। मतलब मेरे पास अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और यहाँ पे सॉइल है, ठीक है, ऐसा मानूं मैं, तो वाटर क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट करके सॉइल के रूट जोन तक पहुंच जाएगा,
ठीक है ना। तो यही होता है एक्चुअलिटी वाटर लॉगिंग में। होता क्या है कि यहाँ पे जो मेरी वाटर लॉगिंग का केस है, ठीक है, आप ये मानिए कि ये मेरे पास रूट जोन है और मेरी वाटर टेबल यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर मेरी वाटर टेबल आ चुकी है तो जो मेरा वाटर है वो क्या करेगा, कैपिलरिटी की वजह से सॉइल के रूट जोन में पहुंच जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सॉइल के रूट जोन में वाटर पहुंचेगा, सॉइल के जो भी पोर्स हैं, स्मॉल साइज और लार्ज साइज, दोनों की दोनों वाटर से फिल हो जाएंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, वाटर से फिल हो जाएंगे। वाटर से फिल होने की वजह से उनमें एयर का मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है ना। एयर का मूवमेंट रुक जाएगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे। और बैक्टीरिया मर जाएंगे तो आपके पास नाइट्रोजन जो बन रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलना बंद हो गए, आपका प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी केस को क्या बोला जाता है, वाटर लॉगिंग बोला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, जब मेरे पास कैपिलरी फ्रिंज कहाँ तक पहुंच जाते हैं, आपकी प्लांट की रूट जोन तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन हेड ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉर्मली फाउंड। ये क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज अजीब सी नहीं है क्या। व्हाट क्लासिफिकेशन हेड ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉर्मली फाउंड, पूछना क्या चाह रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसका थोड़ा। व्हाट क्लासिफिकेशन हेड ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉर्मली फाउंड। देखते हैं इसको, आगे देखते हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या कह रहा है ये, द मॉइस्चर टेंशन फॉर अ सॉइल इज 8 एटीएम, द सॉइल इज देन एट। ये ईएससी का क्वेश्चन है 2006 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है, द मॉइस्चर टेंशन फॉर सॉइल इज 8 एटीएम, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है जिसकी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मॉइस्चर टेंशन कितना हो चुका है, 8 एटीएम हो चुका है, ठीक है। तो सॉइल किस स्टेज में होगी आपकी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के टाइम पे होगी, फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे होगी, या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के टाइम पे होगी, समझते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास एक टर्म आती है, दैट इज मॉइस्चर टेंशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है आपके पास कि ये मैंने माना कि ये मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के नीचे तक रूट्स होंगी, ठीक है, ये मैंने क्या मान ली, इसकी रूट्स मान ली, क्लियर है। अब इसके आसपास या सॉइल जो है मेरी, उसमें क्या होगा, वाटर फिल होगा, तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे सॉइल है आपकी और सॉइल में ये वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्या होता है आपके पास, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेरा वाटर है, अगर मैं प्लांट के लिए बात करूं तो जो वाटर है मेरा, वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने मानी मेरे पास रूट है, ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, मेरे पास प्लांट की रूट है। ये मेरे आसपास सॉइल है, ठीक है ना। और सॉइल में क्या है, मेरा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, मान सकता हूं ऐसा मैं, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। अब देखिए जो मेरी प्लांट की रूट है उसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो मेरे पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, हाई होती है। और जो मेरे आसपास सॉइल है उसमें क्या होती है, मेरे पास कंसंट्रेशन लो होती है, ठीक है। तो मेरे जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, दैट मीन्स सॉइल से जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, रूट में अंदर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी टर्म में देखूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरी प्लांट की रूट है, ठीक है, उसको सॉइल से मॉइस्चर निकालने के लिए या वाटर निकालने के लिए एक प्रेशर लगाना पड़ेगा सॉइल पे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सॉइल में जो वाटर है वो ऑब्वियस सी बात है किसी फोर्स की वजह से बंधा हुआ होगा। अगर मैं कैपिलरी वाटर की बात करूं तो मेरा वो जो कैपिलरी वाटर है वो सरफेस टेंशन की वजह से बंधा रहता है, ठीक है ना। तो अगर रूट को उस वाटर को सॉइल में से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉइल पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ सॉइल पे एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, इसी प्रेशर को बोला जाता है मॉइस्चर टेंशन, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको बताऊं तो जब भी सॉइल सॉरी जब भी मेरी प्लांट की रूट है या प्लांट है वो सॉइल में से वाटर निकालने के लिए उस पर जो प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, मॉइस्चर टेंशन, या आप इसको दूसरी वर्ड में बोल सकते हैं कैपिलरी टेंशन, ठीक है ना। या इसे सॉइल पुल भी बोला जाता है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। जो सबसे सिंपल नाम होता है, सबसे कॉमन नाम होता है, दैट इज कॉल्ड मॉइस्चर टेंशन, क्लियर है। अब आप खुद समझिए इस बात को कि अगर मेरे पास सॉइल में कमी होती है वाटर की, ठीक है, अगर मेरे पास सॉइल में वाटर की कमी होती है
तो प्लांट को इस वाटर को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे पास सॉइल में मॉइस्चर कम होता जाएगा, वैसे वैसे मेरे पास जो मॉइस्चर टेंशन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एक कंडीशन होती है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी पे आपको पता है कि आपके सारे के सारे कैपिलरी पोर पानी के भरे हुए हैं, ठीक है। मतलब सॉइल में आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी आपके पास अच्छी खासी है तो उस टाइम पे आपकी रूट को कम प्रेशर लगाना पड़ेगा पानी को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो फील्ड कैपेसिटी के टाइम पे जो आपकी मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू होती है वो होती है 1/10 से लेके 1/3 एटीएम के बीच में, ठीक है ना। क्लियर। आपके पास नेक्स्ट केस आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है आपके पास कि कैपिलरी वाटर आपका खत्म हो चुका होता है, मतलब सॉइल में बहुत थोड़ा सा पानी बचा है, ठीक है ना। अब उस वाटर को निकालने के लिए सॉइल की जो रूट्स हैं, सॉरी प्लांट की जो रूट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा उस पानी को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो परमानेंट विल्टिंग टाइम के या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के टाइम पे आपके पास जो मॉइस्चर टेंशन होता है उसकी वैल्यू होती है 7 से लेके 32 एटीएम के बीच में, ठीक है ना। नॉर्मली ये 14-15 के आसपास होती है, लेकिन एक रेंज देखी जाए तो ये आपकी होती है 7 से लेकर 32 तक, ठीक है। सॉइल पे डिपेंड करती है, प्लांट पे डिपेंड करती है, वहाँ की कंडीशंस पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि मेरे पास जो मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू है वो कितनी है, 8 एटीएम है। तो किस कंडीशन में है, तो आपको पता है 7 से 32 तक किसमें होती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के केस में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना फील्ड कैपेसिटी के केस में कितनी होती है आपके पास, 1/10 से लेके 1/3 एटीएम के बीच में, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और सारी की सारी चीजों का आप याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा टेढ़ा करके कहीं से भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इरिगेशन वाटर हैज टू बी सप्लाइड टू द क्रॉप व्हेन मॉइस्चर लेवल फॉल, ठीक है। तो देखो सॉइल में एक ऐसा टाइम आता है जब आपका मॉइस्चर लेवल क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से नीचा चला जाता है, ठीक है ना। उस केस में क्या करना पड़ता है, मुझे इरिगेशन वाटर वापस अप्लाइड करना पड़ता है या सॉइल में वाटर को वापस से अप्लाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर ओएमसी से नीचे चला गया तो क्या होगा, मेरा पेड़ सूखने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ओएमसी के नीचे प्लांट जो होता है वो आसानी से वाटर को निकाल नहीं पाता, ठीक है ना। और अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो मेरा प्लांट सूख चुका होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरा मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी तक पहुंचता है मैं क्या कर देता हूं, उसमें वापस से इरिगेशन प्रोवाइड करवा देता हूं, तो मेरा जो वाटर कंटेंट है ओएमसी से बढ़ के कहां तक आ जाता है, वापस से फील्ड कैपेसिटी तक आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको ओएमसी पे पहुंचते ही क्या करना पड़ता है, इरिगेशन वापस से अप्लाई करना पड़ता है। अब ऑप्शन देखें यहाँ पे, बिलो फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी से नीचे ही होता है ना, ठीक है। सेकंड है आपके पास टू विल्टिंग पॉइंट, नहीं, विल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो प्लांट आपका सूख जाता है, तो विल्टिंग पॉइंट पे नहीं कराते, ओएमसी पे पहुंचने पे कराते हैं, ठीक है ना। थर्ड देखिए बिलो विल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत है। आपका इरिगेशन कब प्रोवाइड होता है, ओएमसी पे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ओनली वन सही होगा, ठीक है, बिलो फील्ड कैपेसिटी, क्योंकि दो नीचे वाले आपके गलत हैं, ठीक है ना। बिलो फील्ड कैपेसिटी मतलब फील्ड कैपेसिटी से नीचे जाने पे करवा रहे हैं अपन, ठीक है, ओएमसी के बारे में भी नहीं बता रहा, लेकिन ये फील्ड कैपेसिटी से नीचे बता रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ईएससी का 2013 का। द फॉलोइंग डेटा वर नोटेड फ्रॉम एन इरिगेशन फील्ड, फील्ड कैपेसिटी आपके पास दे रखी है 20%, पीडब्ल्यूपी आपके पास दे रखा है 10%, परमिसिबल डिप्लेक्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर ये आपके पास दे रखा है 50%, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और इफेक्टिव रेनफॉल आपके पास 50 mm। तो आपको बताना है यहाँ पे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं अपन, रिक्वायर्ड डेप्थ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गिवन डेटा आपको फील्ड कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। आपके पास पीडब्ल्यूपी कितना दे रखा है यहाँ पे, 10% दे रखा है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो अवेलेबल मॉइस्चर होता है मेरे पास, जो मेरे पास अवेलेबल मॉइस्चर होता है वो क्या होता है मेरे पास, फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी होता है, ठीक है ना। क्योंकि फील्ड कैपेसिटी आप पे आपके कैपिलरी वाटर 100% और पीडब्ल्यूपी पे 0, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस ही क्या होता है, आपके पास अवेलेबल मॉइस्चर होता है। तो अवेलेबल मॉइस्चर अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 दैट मीन्स 10%, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है आपको, परमिसिबल डिप्लेक्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज 50%। तो आपके पास अवेलेबल मॉइस्चर तो 10% है, लेकिन इसका जो परमिसिबल डिप्लेक्शन दे रखा है आपको वो ओनली दे रखा है 50%,
ठीक है ना। तो आपके पास अगर यहाँ से मैं ऐसा मॉइस्चर कंटेंट निकालूं जिसके बाद मुझे इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 10%। ठीक है, तो 10% का अगर मैं 50% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपके पास जो अवेलेबल या अपन इसको दूसरी टर्म में क्या बोलते हैं, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर है, वो कितना है आपके पास, 5% है ओनली। ठीक है, अब मेरे पास अगर 5% रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है, मेरे पास ड्राई यूनिट वेट दे रखा है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड वाटर डेप्थ निकाल सकता हूँ, DW। वो कितनी होती है आपके पास, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, गामा डी की आपको पता है 15 है, गामा डब्ल्यू आपका 10 होता है, या 9.8 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कितना है, 5% है, तो परसेंटेज को चेंज कर देना। ठीक है ना, 5/100, क्लियर है, ये आपके पास आ जाएगा मीटर में। और DWP आपके पास आएगी यहाँ से निकल के, इसको सॉल्व करोगे तब, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। ये आपके पास यहाँ से निकल के आएगी 75 mm। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आपके पास मीटर में आएगी, उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, mm में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो आपके पास वाटर डेप्थ कितनी चाहिए यहाँ पे वापस से इरिगेट करने के लिए, 75 mm चाहिए। अब आपको एक और चीज दे रखी है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपके पास 50 mm क्या हो गई, इफेक्टिव रेनफॉल हो गई। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल मीन्स रेनफॉल का वो पार्ट जो डायरेक्टली रूट जोन में जाके आपका स्टोर हो गया। ठीक है, तो देखिए 75 मुझे रिक्वायर्ड था, 50 mm मेरा रेनफॉल से पूरा हो गया, तो बचा कुचा किससे पूरा करवाऊंगा, इरिगेशन से पूरा करवाऊंगा। मतलब मेरे पास जो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 75 माइनस 50, दैट मीन्स 25%। क्लियर है, ये 25% नहीं, सॉरी 25 mm। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे बाकायदा SSC जेई में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले देखे होंगे, जो आपने ड्यूटी डेल्टा वाले क्वेश्चन देखे थे, इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पे इतने लेवल के न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं SSC में, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, फॉर एन इरिगेशन फील्ड हैविंग फील्ड कैपेसिटी ऑफ 30%, तो फील्ड कैपेसिटी आपके पास है 30%। आगे चलिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 10%, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना आपके पास, 10%। आगे चलिए, डिप्लेक्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज 40%, तो आपके पास अवेलेबल डिप्लेक्शन कितना दे रखा है यहाँ पे, ओनली 40%। ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज 14.70 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दोनों आप यहाँ पे लिख लीजिए, गामा डी कितना है आपके पास, 14.70 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा डब्ल्यू इज 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इफेक्टिव रेनफॉल इज 30 mm। व्हाट इज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है। अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है आपका, फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 20% आ जाएगा। ठीक है, इस 20% में से आपके पास जो अवेलेबल डिप्लेक्शन है वो कितना है, 40% है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से 40% निकालोगे इसका, क्लियर है ना, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे वाटर डेप्थ वाला और वाटर डेप्थ निकाल लोगे रिक्वायर्ड। ठीक है, उसमें से अगर मैं इफेक्टिव रेनफॉल हटा दूंगा तो बचा कुचा क्या आ जाएगा मेरे पास, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना और इसका जो आंसर निकल के आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है ना, क्योंकि इसको करेंगे तो टाइम लगेगा अपने पास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्या बोला है आपको, मैच द फॉलोइंग। आपके पास दो टेबल दे रखी हैं, इनको क्या करना है आपको, मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्टिंग से। ए में है आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन अ सॉइल कैन रिटेन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके सॉइल जो है मेरी कितना वाटर क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, रिटेन कर सकती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, अगर मैं सॉइल के वाटर में से ग्रेविटी वाला वाटर हटा दूं तो बचा कुचा क्या होता है मेरा, फील्ड कैपेसिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में दे रखा है ना आपको फील्ड कैपेसिटी, तो ए का क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया। सेकंड देखिए, बी आपका क्या कह रहा है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच द वाटर इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटी टू सस्टेन प्लांट। तो आपसे क्या बोला है कि ऐसा मेरे पास मॉइस्चर कंटेंट जिसपे कि आपका जो वाटर है प्लांट के लिए वो अवेलेबल ना हो। ठीक है ना,
तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें, तो बी का हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, सी देखिए आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड अर्थ मटेरियल। तो इसे क्या बोलते हैं आप सभी को पता होगा, स्पेसिफिक यील्ड बोला जाता है। ठीक है ना, तो सी का हो गया आपके पास 1। और डी देख लीजिए क्या है, मैक्सिमम रेट एट विच सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट्स सरफेस। ठीक है, तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है कि सॉइल मेरी एब्जॉर्व कर रही है, और मैक्सिमम रेट पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल रेट पूछता तो क्या होती, इनफिल्ट्रेशन रेट होती। अभी इसने मैक्सिमम पूछी है तो आपकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो जाएगी। तो डी का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे देखना, 3 4 1 2 मीन्स ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल ऑफ सॉइल इज केप्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, दिस वाटर इज नोन एज। तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो क्या होता है कि मेरा जो सॉइल का पार्टिकल है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है वाटर की। ठीक है ना, और इस वाटर को अगर मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सॉइल को हीट करना पड़ता है। ठीक है, इसको ओवन ड्राइड करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके ये मेरी जो लेयर है ये वाटर की टूटती है। ठीक है, और बंधा किसकी वजह से रहता है ये मेरा केमिकल बॉन्डेज की वजह से बंधा रहता है। ठीक है ना, अलग अलग केमिकल बॉन्ड होते हैं उनकी वजह से ये बंधा रहता है। एडेशन हो सकता है, कोहेजन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस सॉइल को जो कि मेरी ओवन ड्राइड की हुई है, मतलब कि यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर की लेयर हट चुकी है। ठीक है, इस सॉइल को अगर मैं वापस से एटमॉस्फेयर में रख देता हूँ, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख लेता हूँ, तो ये जो मेरी हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये वापस से लेयर बना लेगा, क्योंकि देखो फोर्स जो थे वो तो उतने ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले तो इन फोर्सेस के अगेंस्ट जाके मैंने लेयर को हटा दिया था क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था। अब जैसे ही टेम्परेचर आपका कम होगा ये आसपास से वाटर एब्जॉर्व करेगी और वापस से एक लेयर बना लेगी। ठीक है ना, तो इसे कौन सा वाटर बोला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोला जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ए पार्ट ऑफ वाटर विच एग्जिस्ट इन द पोर्स स्पेस, ठीक है, ऑफ द सोइल बाय मोलिकुलर अट्रैक्शन इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए मोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से आपका वाटर क्या है, भरा हुआ है, और किस में भरा हुआ है, पोर्स में भरा हुआ है, मतलब सॉइल के जो पोर हैं उनमें भरा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा वाटर क्या कहलाएगा आपका, तो आप सभी को पता होगा, इसे बोलेंगे अपन कैपिलरी वाटर। ठीक है ना, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है जो आपका क्या होता है, पोर्स में नहीं होता, वो आपके सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर में होता है। ठीक है ना, और जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो रुकता नहीं है, उस पर अट्रैक्शन आपके वर्क नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंडर नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। The amount of water required to fill up the pore space in soil particle by replacing all air held in the pore space is known as। तो आपसे यहाँ पे बोला हुआ है the amount of water required to fill up the pore space in soil particle by replacing all air held in pores space। ठीक है, तो देखिए आपके पास सॉइल है, नॉर्मल कंडीशन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉइल में पोर्स होते हैं। ठीक है, कुछ पोर्स में आपके पास वाटर होगा, कुछ पोर्स में आपके पास एयर होगी। ठीक है, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो यही होता है। अब क्या किया मैंने कि सारे के सारे जो मेरे पास एयर पोर्ट्स थे, ठीक है, या ऐसे पोर्ट जिनमें एयर भरी हुई थी, वहां क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ गई ना कि मेरे सॉइल के जितने भी पोर्ट्स हैं उनमें क्या भर गया, अब वाटर भर गया। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को जबकि आपके सारे के सारे पोर्ट्स वाटर से फिल हों, उसे क्या बोला जाता है, सेचुरेशन कैपेसिटी बोला जाता है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका। The moisture content of soil after that free drainage has removed most of the gravity water। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो ग्रेविटी वाटर है वो रिमूव किया जा चुका है। ठीक है ना, ड्रेनेज की वजह से वो मेरा रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद जो मेरे पास मॉइस्चर कंटेंट होगा सॉइल का वो क्या कहलाएगा, मैंने आपको बता रखा है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी। दैट इज फील्ड कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर आइए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारी की सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दी थी क्योंकि बाद वाले क्वेश्चन में आपको तकलीफ ना हो। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट। ठीक है, तो पहली बात तो अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा, जो कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में है। ठीक है ना, ये देखिए आपके पास अगर ये 100% है आपके पास, तो 100% में से आपका
75 to 80% जो मॉइस्चर होता है उसको प्लांट आसानी से निकाल लेता है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास 20 से 25% वाटर बचा, इसको प्लांट आसानी से नहीं निकाल पाता। क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि जो मॉइस्चर टेंशन होती है इस केस में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, और इतनी एनर्जी, इतना फोर्स या इतना प्रेशर मेरी प्लांट की रूट्स नहीं लगा पाती सॉइल पे, जिससे कि बचा कुचा जो आपके पास 20-25% कैपिलरी वाटर होता है वो यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, इसीलिए आपको पता है कि 0 से लेके 100%, मतलब कि फील्ड कैपेसिटी से लेके पीडब्ल्यूपी, इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है ओएमसी, जिसके बाद अपन क्या कर देते हैं, इरिगेशन वापस अप्लाइड कर देते हैं। क्योंकि ओएमसी के नीचे जो 20-25% कैपिलरी वाटर बचा हुआ है वो प्लांट आसानी से नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 75 to 80%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। ये क्या कह रहा है आपसे, बाय व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस द सॉइल ग्रेन रिटेन वाटर ऑन देयर सरफेस। सॉइल का ग्रेन, एक पार्टिकल, किन फोर्सेस की वजह से अपनी सरफेस के ऊपर वाटर को रिटेन कर पाता है। मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, ये किसके बारे में पूछ रहा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे फोर्सेस जिम्मेदार होते हैं आपके। ठीक है ना, और वो डिपेंड करते हैं आपके कि मेरी जो सॉइल है उसमें मिनरल कौन से प्रेजेंट है। ठीक है ना, उसमें आपके मिनरल कौन से प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक मिनरल का अलग अलग केमिकल बॉन्ड। ठीक है ना, और उसकी वजह से आपके पास अलग अलग फोर्सेज लगेंगे, जिन फोर्सेज की वजह से ये वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है या रिटेन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से होगा, आपका मॉलिक्यूल अट्रैक्शन। एक सेकेंड, सॉरी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोलिकुलर अट्रैक्शन। हे भगवान, बाय लूज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी वाटर। बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी वाटर। देखो आप सभी को पता है कि कौन सा वाटर जो है आपका सरफेस टेंशन की वजह से भरा रहता है या रुकता है, तो वो होता है आपका कैपिलरी वाटर। ठीक है, वो होता है आपका कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से पोर्स में क्या रहता है, बंधा रहता है, हेल्ड रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ग्रेविटी वाटर इज हार्म, सॉरी, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही वाला बताना है। पहला देखें, ग्रेविटी वाटर इज हार्मफुल फॉर क्रॉप। तो हार्मफुल क्यों है, तो भाई हालांकि वो यूज नहीं हो रहा लेकिन हार्म तो नहीं कर रहा ना क्रॉप को, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमेन अटैच टू सॉइल मॉइस्चर बाय केमिकल बॉन्ड। सही बात है, सॉइल मॉइस्चर, सॉरी, ये गलत है आपके पास। यहाँ पे क्या बोला है इसने, हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमेन अटैच टू सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, बाय केमिकल बॉन्ड, तो सॉइल पार्टिकल्स पे होता है वो। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड देखिए, कैपिलरी मॉइस्चर हेल्ड इन द सॉइल पोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज बाय प्लांट। तो ये आपकी क्या है, सत्य बात है एकदम, क्योंकि जो कैपिलरी मॉइस्चर होता है मेरे पास, कैपिलरी वाटर होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से आपका रुकता है। ठीक है ना, और इसी वाटर को या इसी मॉइस्चर को प्लांट जो होता है मेरा यूटिलाइज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाउ मेनी डेज आर जनरली टेकन टू ऑब्टेन फील्ड कैपेसिटी आफ्टर फ्री ग्रेविटी ड्रेनेज। तो देखो आपको मैंने बताया था कि मेरे पास सॉइल है। ठीक है, और इस सॉइल में मैंने क्या किया, इरिगेशन अप्लाइड किया, तो इरिगेशन अप्लाइड करते ही इसमें जितने भी पोर्स है उनमें क्या भर गया, आपका वाटर फिल हो गया। क्लियर है, और इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, सेचुरेशन कैपेसिटी बोल दिया। अब सेचुरेशन कैपेसिटी से फील्ड कैपेसिटी तक आने में कितना टाइम लगता है, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मेरे पास सारे पोर्स भर चुके हैं, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास ग्रेविटी वाटर भी है और कैपिलरी वाटर भी है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ जो मेरा ग्रेविटी वाटर है वो नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सारा की सारा ग्रेविटी वाटर ड्रेन आउट हो चुका होगा और कौन सा बचेगा, ओनली कैपिलरी वाटर बचेगा। इस पर्टिकुलर टाइम को फील्ड कैपेसिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है कि सेचुरेशन कैपेसिटी से फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए, ये जो टाइम होता है, जितने टाइम में आपका ग्रेविटी वाटर सॉइल से ड्रेन आउट होगा, ये डिपेंड करता है सॉइल पे। ठीक है, कि सॉइल कैसी है आपकी, सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है। ठीक है, और जनरली सैंडी सॉइल जो होती है,
जनरली सैंडी सॉइल जो होती हैं उनके लिए एक से कम दिन में या लेस देन 1 डे में क्या होता है, आपका सारा की सारा ग्रेविटी वाटर ड्रेन आउट हो जाता है। जबकि जो क्लेई सॉइल होती हैं, ठीक है, जो आपकी हैवी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती हैं, उनमें इस प्रोसेस को पूरा होने में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मली बोलूँ मैं सॉइल के लिए, तो आपका कितना होता है, 1 to 4 डेज का ये टाइम होता है, जिस टाइम में आपका ग्रेविटी वाटर सॉइल से ड्रेन आउट कर जाता है। ठीक है ना, तो यही इसने पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,